हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमारा फर्स्ट लेसन मोशन कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये वाला नया चैप्टर है हमारा। तो देखो, इसमें मैं आपको पहले बेसिक इंट्रो देना चाहता हूँ कि फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम यहाँ से पुश लगा रहे हैं या पुल हो रहा है तो हम उसको फोर्स कहते हैं। ये फोर्स की सिंपली डेफिनेशन है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, और साइज एंड शेप ऑफ मोशन। और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर डेली एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड pressing. For example, a force is used when we push a football. A force is used when we pull the drawer of the table. A force is used when we lift a box from the floor. A force is used when we stretch a rubber band. A force is used when we twist a wet cloth to sneeze out water. And a force is used when we press the brake pedal of a car. सब चीज़ों में हमारी फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। फोर्स की सिंपली डेफिनेशन समझ आ गई। अब नेक्स्ट, नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। अब देखो, पहला इफेक्ट है फोर्स के मेन टॉपिक्स 5 इफेक्ट्स हैं, मेन 5 इफेक्ट्स हैं। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। पहला, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। दूसरा है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। एंड नेक्स्ट है, और लास्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकती है। अब ये पांचों इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है और ये पेपर में 3 नंबर के आते हैं। ये पांचों लिखने कंपलसरी है। ये याद रखना, मूव, स्टॉप, स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज। ये 5 याद रखना आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पक्का ही आता है, ठीक है। ये जरूर याद करना। Now, force is of 2 types, balanced force and unbalanced force. 1 minute, एक मिनट इसको हटाते हैं। Now, force is of 2 types, balanced and unbalanced. A balanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called balanced forces. अब इसमें मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन देता हूँ। When the number of forces, अब मान लो कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। यहाँ पे ये जो है, ये फोर्स ग्रेविटेशन, ये जो है वेट की वजह से इसमें ये ग्रेविटी पे फोर्स डाल रही है। अब थर्ड लॉ के, न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन के कारण जितनी नीचे लग रही है उतनी ही ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे लग रही है। और ये हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि इसमें 4 फोर्सेज लग रही है और चारों तरफ इक्वल फोर्सेज लग रही है। उसकी वजह से बॉक्स हिल नहीं रहा, मतलब इसकी जो वो है वो बिल्कुल हम यहाँ पे 0 लेट कर रहे हैं, बिल्कुल 0 है, बिल्कुल भी मूवमेंट इसकी 0 है। ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, मूवमेंट बिल्कुल 0 है। और अब रिजल्टेंट जो है हमारा वो 0 आ रहा है, 0 की इक्वल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अब बैलेंस्ड फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, यहीं पे ये बात कर रखी है कि इसमें चार फोर्सेज लग रही है। फोर्सेज ऑफ आर पुश, नेक्स्ट फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये चारों फोर्सेज लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज लगे और उसकी मूवमेंट 0 हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेज लग रही है। समझ आ गया बैलेंस्ड फोर्सेज। अब नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। देखो, if the resultant of all the forces yeah, देखो, if the resultant of all the forces acting on a body is not 0,
The forces are called unbalanced forces. When unbalanced forces act on a body, they provide a change in its state or rest of a uniform motion. That is, unbalanced force can move a stationary object or they can stop a moving object. In other words, unbalanced forms acting of body can change the speed and direction of motion. This point will become more clear of the following examples. अब देखो यहाँ पे एक टॉय कार है, यहाँ पे एक टॉय कार है, टॉय कार पे ना वही फोर्स लग रही है, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक फोर्स ऑफ ये ग्रेविटी भी लगा रही है, अगली चीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, और एक अब हमारी पुश जो हम इस पे पुश लगा रहे हैं। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों तो इक्वल है, देखो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन रिएक्शन के कारण फोर्स ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, इसके तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी टॉय कार पे पुश है वो इसके फोर्स ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा है, इसलिए जो कार जो है ये इस तरफ मूव करने लग जाएगी, ये इस तरफ, क्योंकि हमारी पुश जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये कार इस तरफ आगे बढ़ेगी, इस तरफ ये कार आगे बढ़ेगी। मतलब कि अब जो इसकी मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम किस कह सकते हैं कि ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं न्यूटन 3 लॉ। तो देखो न्यूटन ने हमारे को 3 लॉज दिए हैं, तो हम अब एक एक करके सारे पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है वो अब स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब कि वो रेस्ट में है, मान लो ये एक बॉक्स है, एक मिनट, ये एक बॉक्स है, अब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये कहीं भी नहीं हिल रहा। अब ये ना अगर हम इसको यहाँ से पुश करें तो ना ये पहले तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की बहुत कोशिश करेगा, पर बाद में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की बहुत कोशिश करेगा। लेकिन अब हमारा फोर्स ऑफ पुल ज़्यादा है, हमारा फोर्स ऑफ पुल ज़्यादा है, इसकी वजह से इस बॉक्स को यहाँ पे आगे होना पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, अब ये मैं लेट कर रहा हूँ कि ये ट्रक है, यहाँ पे अब हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है, इसलिए ये स्टेट ऑफ रेस्ट इसका कंटिन्यू ही रहेगा, ये यहाँ पे कहीं नहीं रहेगा, यहाँ पे इसका ये इक्वल रहेगा। ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट ऑफ उसमें रहेगा, एक मिनट रुक जाओ, ये ऑब्जेक्ट को हम जब तक हम इसको धक्का देते रहेंगे ये अब यहाँ से नहीं हिलेगा, ये क्योंकि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर अब मान लो ये बॉक्स था, अब एक बॉक्स था, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो स्टेट, अब बॉक्स है जो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ रहते रहते स्टेट ऑफ, लेकिन ये जब तक कोशिश करेगा जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब हमने आके यहाँ पे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई यहाँ से, इसलिए ये बॉक्स हिला। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये बॉक्स स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट कोई भी है वो अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हम करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। अब ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल में होने चाहिए गिवन फोर्स में, गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, इसको अब हम पूरा डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए यहाँ देखो फोर्स, यहाँ देखो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन के। ठीक है, अब हमारे को पता है कि चेंज इन मोमेंटम को हम mv माइनस mu भी ले सकते हैं।
एम वी माइनस एम यू भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, क्योंकि अब यहाँ पे ये चेंज हो रही है इसलिए हमने अपॉन में टी लिया। ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमको पता है कि वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, ये एक्सीलरेशन के इक्वल है। समझ आ गया? तो अब हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ए लेते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम मल्टीप्लाई ए। और अब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताएंगे तो यहाँ पे जो है ये हमारा के यहाँ पे आ जाएगा, वेयर के इज अ कांस्टेंट, जहाँ पे के जो है वो हमारा कांस्टेंट है। मतलब कि के की वैल्यू जो है, के की जो वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अब हम फॉर्मूला ले सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। यहाँ से हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है। और ये याद रखना कि 1 न्यूटन फोर्स है ना, वो 1 न्यूटन, अब ये 1 मिनट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो 1 किलो मीटर पर स्क्वायर टू 1 न्यूटन 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के इक्वल होएगा। ये चीज़ याद रखना, ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर की पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझा कि। तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। मान लो कि ये, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखो कि एक यहाँ पे हमने ये स्प्रिंग बैलेंस दिया और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। एक को तो हमने वॉल से टाई कर दिया, और दूसरे को हमने अब हैंड से खींच रहे हैं। अब हमने खींचने में 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो जो वॉल है वो भी हमारे पे 4 न्यूटन की बैक फोर्स लगाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हम कोई सी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लगाते हैं वो हमारे पे उतनी ही अपोजिट फोर्स लगाता है। हम इस रिएक्शन में 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट हमारे पे 4 न्यूटन की फोर्स बैक लगाएगा, जिससे कि यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस नहीं लेगा और यहाँ पे ये कैंसिल, दोनों एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस हो गए, समझ आ गए? यहाँ पे अब ये बैलेंस हो चुके हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ में यही कहता है, हम किसी भी चीज़ पे, अगर हम किसी भी चीज़ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारे पे वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चीज, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट चीज देखो, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। देखो ये मेन चीज आती है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन द सिस्टम। अब लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन के बाद, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम होएगा वो दोनों का इक्वल होएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम लेते हैं, यही लेते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ आ गए? ठीक है, मेन ये इसमें यही आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हमने मेन पॉइंट्स ले लिए सारे। अगर नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेसन के अंदर रह गया हो तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।